नमस्कार दोस्तों, आर्डोर एडुडेंट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज बात करते हैं यूएनएफसीसीसी की, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कॉम्बैट फॉर क्लाइमेट चेंज। वो इंटरनेशनल बॉडी जो सिर्फ और सिर्फ क्लाइमेट चेंज के लिए बात करती है, क्लाइमेट चेंज को लेकर काम करती है। उसकी मीटिंग शुरू हो चुकी है बाको अजरबैजान में। बाको अजरबैजान में COP29 हो रही है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 29। हर साल ये मीटिंग होती है। जब ये बॉडी बनी 1992 में, उसके बाद ये मीटिंग शुरू हो गई थी। 1995 में पहली मीटिंग हुई थी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 1, और आज से लेकर तब तक जब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 29 हो रही है। एक बार ये मीटिंग नहीं हुई थी जब कोविड-19 हुआ था। 2020 में ये मीटिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नहीं हुई थी। अदरवाइज ये जो मीटिंग है ये हर साल हो रही है। बात करते हैं क्यों इस पूरे आर्टिकल को डिस्कस किया गया है, क्योंकि एक नया एजेंडा निकल कर आया है। जो ये पार्टी चल रही है हाल फिलहाल में COP29, उसमें कार्बन क्रेडिट को लेकर बात कही गई है। उस पर कुछ नेगोशिएशंस हुए हैं। बात करेंगे कि क्या होता है कार्बन क्रेडिट सिस्टम। और एक बात और सामने आई है, जो डेवलप्ड नेशन है वो डेवलपिंग कंट्री को फाइनेंस करेंगे, फंड देंगे, और उस फंड पर क्या नेगोशिएशन हो रही है वो बात करेंगे। शुरुआत करते हैं इस पूरे टॉपिक की। इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है COP29 को लेकर। इस पूरे आर्टिकल में एक्सप्लेन पेज पर यह डिस्कस किया गया है कि UNFCCC है क्या, और जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी आज तक हुई है उसमें क्या निकल कर आया है, और जो 29 होने वाली है, COP29 होने वाली है, उस पूरे आर्टिकल में क्या हो सकता है। यानी जो क्लाइमेट चेंज की जो मीटिंग हो रही है उसमें क्या हो सकता है। बात करते हैं व्हाट इज द कोप एनुअल ग्लोबल क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस। क्या होती है कोप? एक मीटिंग है, यानी उस मीटिंग में क्लाइमेट चेंज को लेकर जो डेवलप्ड नेशन है और जो डेवलपिंग कंट्री है, जितने भी वर्ल्ड में जितने भी देश हैं, वो सारे बैठकर बात करेंगे, एक जगह आकर नेगोशिएशंस करेंगे। ये है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। What are the various COP achieved so far? अब तक जो COP हुई है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हुई है, उन्होंने क्या क्या अचीव किया है। सबसे पहली जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो अचीव हुई थी वो थी क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो कहां है मैं आपको बता देता हूं। क्योटो जापान में है। 1997 में थी COP3 थी ये। इस COP3 में क्या कहा गया था कि हम 4.5% जो एनुअल एमिशन है उसको कम करेंगे। कहां तक? 2022 तक। और जो बेस ईयर माना जाएगा वो क्या माना जाएगा? प्री इंडस्ट्रियल एरा। उस प्री इंडस्ट्रियल एरा मतलब 1990, इस साल को लेकर हम इतना एमिशन 4.5 एमिशन रिड्यूस कर देंगे। ये सब बातें हुई। जो यूएस थी वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, उसने इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया। हाँ, हम ऐसा करेंगे, लेकिन आज तक इसने रेटिफाई नहीं किया। यानी मतलब ये मीटिंग में तो बोल दिया कि यूएस इस पर काम करेगा, लेकिन जब इंप्लीमेंटेशन की बात आई उन्होंने कोई काम नहीं किया। ये था कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 3 क्योटो प्रोटोकॉल। अगली जो मीटिंग हुई थी वो 2009 में हुई थी, जिसको लेकर यह कहा गया था कि पहली बार कि जो डेवलप्ड नेशन है वो डेवलपिंग कंट्री को फंड देंगे, क्योंकि जो डेवलप्ड नेशन है उन्होंने ज्यादा क्लाइमेट एमिशन किया है। पहली बार ये बात हुई थी। उसके बाद कोई नेगोशिएशन नहीं हुआ कि फंड देंगे या नहीं देंगे। जब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 21 आई, पेरिस एग्रीमेंट, इस पेरिस एग्रीमेंट में कुछ रिजल्ट्स आए निकलकर, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, और फाइनेंस को लेकर दोबारा बात शुरू हुई, और टारगेट बना लिया कि 1.5 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर कम एवरेज रखेंगे। इससे ज्यादा जो प्री इंडस्ट्रियल का टेम्परेचर है उसको बढ़ने नहीं देंगे। और अगर ये अचीव बाय चांस अचीव नहीं होता है तो जो 2 डिग्री का जो टारगेट है, यानी जो एवरेज टेम्परेचर है, उससे ऊपर हम नहीं जाने देंगे। ये पूरा जो 4 जो मेन पॉइंट्स हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 21 पेरिस एग्रीमेंट में निकल गए। उसके बाद एक समिट हुई
कौन सी? कोप 26, कोप 26 ग्लासगो समिट हुई थी, ग्लासगो पैक्ट भी बोला जाता है। ग्लासगो है कहां? अब यूके में। इस यूके में क्या कहा गया कि जो कोल एमिशन है, जो कार्बन एमिशन है, उसको फेज डाउन मैनर में हम कम कर देंगे, धीरे धीरे उसको कम कर देंगे। ये क्या, ये कहा आया? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 ग्लासगो पैक्ट में। अब उसके बाद जो कोप 28 हुई थी दुबई में, उसमें क्या कहा गया? उसमें यह कहा गया था कि जो लॉस एंड डैमेज फंड, डैमेज फंड, एक फंड बनाएंगे जो डेवलप नेशन वहां फंडिंग करेंगे, और जहां जो डेवलपिंग नेशन है, जहां लॉस हुआ है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस हुआ है किस वजह से? क्लाइमेट चेंज को लेकर, उसको पैसा मिलने से वो दोबारा से वो स्ट्रक्चर खड़ा कर पाएंगे। ये फंड बनाया गया। ये पूरा जो आर्टिकल है ये कहता है यहां तक। उसके बाद व्हाट आर द सम ऑफ द क्रिटिसिज्म्स? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी के क्या क्रिटिसिज्म है? इस पूरे आर्टिकल के अनुसार ये कहता है ये सिर्फ थ्योरी बेस्ड प्रैक्टिकल, थ्योरी बेस्ड चेयर है, मतलब मीटिंग है, कोई प्रैक्टिकल नहीं आज तक। जैसे जर्मनी की तरफ से ये कहा गया था कि हम $100 बिलियन डेवलपिंग नेशन को देंगे, ठीक है, आज तक वो पैसे मिले ही नहीं। सबसे पहली बात, जब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 21 हुई, पेरिस एग्रीमेंट, उसमें यह कहा गया था कि 1.5 डिग्री एवरेज टेम्परेचर तक रखेंगे हम, एवरेज टेम्परेचर इतना ही बढ़ने देंगे। लेकिन आज के दिन जो एमिशन हो रहा है, एमिशन गैप रिपोर्ट के अनुसार जो एमिशन हो रहा है, अगर ये सेम चलता रहा तो जो एवरेज टेम्परेचर 1.5 डिग्री का जो टारगेट हमने रखा था वो हम 2030 में ही पास कर लेंगे। और इसमें बात कही गई थी वो 2100, यानी जो 2100 का सेंचुरी है, यानी ये पूरी सेंचुरी जब तक खत्म होगी तब तक हम 1.5 डिग्री टेम्परेचर ही एवरेज टेम्परेचर बढ़ने देंगे। लेकिन अगर एमिशन ऐसे ही रहा तो ये जो एमिशन वाला जो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज होगा 1.5 डिग्री, वो 2030 में ही पूरा कर लेंगे। ये मान के चलो जब तक हम 2100 में चलेंगे वहां तक जो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो एवरेज टेम्परेचर कितना बढ़ जाएगा। ये पूरा क्रिटिसिज्म है। ये इसलिए है क्योंकि इस पर काम नहीं होता। अब बात आती है एमिशन गैप रिपोर्ट। वो एमिशन गैप रिपोर्ट जिसकी वजह से हर साल हमें यह मिलता कि क्लाइमेट चेंज कितना हुआ है। अगर इसके अनुसार माना जाए तो 1.3 लगभग 1.5%, 1.5% एमिशन, कार्बन एमिशन ज्यादा हुआ है 2023 में। तो कहां से आप एमिशन जो है उसको रोक पाओगे? बात करते हैं व्हाट शुड बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम कोप 29। कोप 29 से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? फाइनेंस मिलेगा, एमिशन जो हो रहा है उसको फेस डाउन करेंगे, ये सारी बातें हम उम्मीद लगा रहे हैं। आगे बात करते हैं जो आर्टिकल आगे आए हैं, जो आर्टिकल, दो आर्टिकल फिर आगे आए हैं, एक द हिंदू में आया है और एक इंडियन एक्सप्रेस में आया है। दोनों सेम बात कहते हैं। अगर इन दोनों के अनुसार यह मानना है जो कार्बन क्रेडिट सिस्टम शुरू हुआ है, अगर ये पॉसिबल हो जाए तो इसके क्या क्या होंगे, मतलब क्या रीजंस, क्योज एंड इफेक्ट क्या होंगे, वो सब बात करते हैं। इस पूरे आर्टिकल में बात कही गई है कि ग्रुप 77 जो मेंबर है, जो डेवलपिंग नेशंस हैं, बताऊंगा कि G77 होते क्या है, मतलब G77 का मतलब क्या है, और जो नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन 2015 कोप 21 में जो रखा था उन सब का क्या बात करेंगे। आगे बात करते हैं कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग क्या चीज है। आप एमिशन कीजिए, आपके नाम का एफोरेस्टेशन और कार्बन सिंक कोई और करेगा, ये है कार्बन ट्रेडिंग। मतलब ये इंडिया एमिशन कर रहा है और इस एमिशन का जो कार्बन सिंक करना है, मतलब जो कार्बन है उसको दोबारा इन्वायरमेंट में अंदर भेजना है एफोरेस्टेशन के थ्रू, या फिर डायरेक्ट सिंक कर देते हैं
ओशियन के थ्रू, ठीक है, वो प्रोसेस कोई और देश करेगा। मतलब कार्बन सिंक कोई और देश करेगा, एमिशन कोई और देश करेगा। ये है कार्बन ट्रेडिंग, कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग। आगे बात करते हैं कैप एंड ट्रेड सिस्टम। इसके अंडर ही है कि गवर्नमेंट एक लिमिट लगाएगी कंपनी के ऊपर कि आप इस लिमिट तक एमिशन कर सकते हो, और इस एमिशन के बदले आप फाइनेंस कीजिए, और फाइनेंस से आप क्या करोगे, एफोरेस्टेशन, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स ये डेवलप करेंगे। ये है कैप एंड ट्रेड सिस्टम। आपने कैप लगाई, आप 100 बिलियन केजी टन इतना आप एमिशन कर सकते हो, और इस कैप के बदले आप फाइनेंस कीजिए, जो आपने एमिशन जो आपकी लिमिट से ज्यादा किया है, और उस फाइनेंस के बदले आप एफोरेस्टेशन, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है उन पर ध्यान देंगे हम। ये है कैप एंड ट्रेड का। अब ये दो प्रकार से है, एक तो वॉलंटरी है और एक आपको करना है, आपकी मजबूरी है क्योंकि आपने एमिशन किया है। बात करते हैं क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म क्यों है? आपको मौका तो मिल गया अपनी इकोनॉमी डेवलपमेंट करने का, ठीक है, आप एक बात देखो कि ओवरऑल जो एमिशन है उसका रेट तो आप कम कर दोगे, लेकिन पर्टिकुलर एरिया में तो एमिशन ऐसे ही रहेगा। जैसे आप दिल्ली एनसीआर ले लो, आप दिल्ली एनसीआर में पोल्यूशन है, आपने इस पोल्यूशन के बदले कहीं और एफोरेस्टेशन करवाया, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स लगवा दिए, वहां तो एयर अच्छी हो गई, ओवरऑल तो आपने चेंज कर लिया, नो डाउट। लेकिन जो दिल्ली में पोल्यूशन है और उसके कारण जो हेल्थ प्रॉब्लम, वो कैसे मेंटेन होंगी? दूसरा, इफेक्टिवनेस। आज तक ये बात हुई है, पहले भी हुई है, लेकिन अगर आपने इंप्लीमेंटेशन में लाना है तो इसको प्रैक्टिकल यूज करना पड़ेगा। आपको एक प्रॉपर बॉडी बनानी पड़ेगी जिसकी वजह से ये जो पूरा सिस्टम है इफेक्टिवनेस के प्रोसेस से अच्छे से काम कर पाए। बात करते हैं आगे, G77, वो कंट्री जो डेवलपिंग नेशंस में आती है। अगर आपने एक आर्टिकल देखा होगा मेरा पहले ही, ग्लोबल साउथ एक इमेजिनरी लाइन जो वर्ल्ड को दो भागों में बांटती है, एक तरफ डेवलप्ड नेशन है और एक तरफ अंडर डेवलप्ड नेशन है। मतलब ये यूएस, कनाडा, यूरोप, रशिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये ग्लोबल नॉर्थ का पार्ट है, और जो इससे बच गई जो कंट्री, वो ग्लोबल साउथ का पार्ट है, मतलब डेवलपिंग नेशन है। वो सारी डेवलपिंग नेशन G77 बनाती है। यही G77 जो अब आज के दिन 134 मेंबर्स हो चुके हैं, यानी नाम G77, और आज के दिन जो नंबर ऑफ कंट्री है वो 134 है। पहली बात। दूसरी बात, कब बनी? 1964 में पहली जो मीटिंग हुई अल्गर 1967 में। नथिंग इंपॉर्टेंट, एग्जाम के हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हो, लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात यह है, जो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, हम सभी मिलकर अपना रिप्रेजेंटेटिव खड़ा करेंगे डेवलप्ड नेशन के सामने, और अपनी इकोनॉमी, अपनी टेक्नोलॉजी, और जो ये एमिशन के कारण, कार्बन एमिशन के कारण जो हमें इफेक्ट दिख रहे हैं, उसके लिए काम करेंगे। दूसरी बात, जो इमर्जिंग इकोनॉमी है वो हमारा नेतृत्व कर सकती है। यह पूरी बात G77 कहता है। चेयरमैनशिप युगांडा के पास है अब की बार, और इसमें ऐसा नहीं है कि एक वर्ल्ड, मतलब एक जो कंट्री है वही रिप्रेजेंट करेगी। अलग अलग जो नेशंस बांट रखे हैं, साउथ अमेरिका में अलग है, अफ्रीका में अलग है, इंडिया में अलग है। इस पूरे प्रोसेस से जो एमिशन है, यानी जो हम उसका नेतृत्व करेंगे G77 का, उसको एक अच्छी रूप और एक अच्छी पाथ दे सकते हैं। ये G77 का ऑब्जेक्टिव है। अब एक आर्टिकल है, इंडिया का ओवरऑल एमिशन बढ़ गया है 4.2%, सॉरी 4.6%, इतना एमिशन बढ़ गया है। इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है ग्लोबल एमिशन में। लेकिन आपने इतनी सब कर लिया, क्लाइमेट चेंज को लेकर इंटरनेशनल बॉडी बनाई,
एमिशन गैप रिपोर्ट दे दी, लेकिन फिर भी एमिशन बढ़ रहा है। आप लगातार इकोनॉमी पर ध्यान दे रहे हो। ऐसा नहीं है इंडिया की है, ये इंडिया के प्रोस्पेक्टिव से आर्टिकल है, इसमें ये पता लग गया कि 4.6% इंक्रीज हुआ है। लेकिन जो दूसरे देश हैं, जैसे चाइना है, यूएस है, इवन जो यूरोपियन नेशंस हैं, उसमें भी कार्बन एमिशन बढ़ा है। एमिशन गैप रिपोर्ट के अनुसार मैंने आपको पहले बताया कि 1.5% ग्लोबल कार्बन एमिशन बढ़ा है। उस कार्बन एमिशंस का क्या? अब एक बात इसमें इस पूरे टॉपिक में आती है कि डेवलप्ड नेशन है जो वो डेवलपिंग नेशंस को फाइनेंस करेंगे। आज उसमें नेगोशिएशन चल रहे हैं। डेवलप्ड नेशन ने ये कहा है कि हम 1 ट्रिलियन पैसा देंगे डेवलपिंग नेशंस को, लेकिन जो डेवलपिंग नेशन है, जो G77 है, वो $1.3 ट्रिलियन मांग रहे हैं। अगर आपको पता होगा तो ये बात पहले भी आई थी $100 बिलियन को लेकर। अगर आपको $100 बिलियन नहीं मिले आज तक, तो $1.1 ट्रिलियन कैसे मिल सकते हैं? आप कैसे उम्मीद लगा रहे हो कि डेवलप्ड नेशन आपको $1 ट्रिलियन देंगे? इसका मतलब ये सिर्फ बातें हैं मीटिंग के अंदर की, नथिंग प्रैक्टिकल। अगर आप इस पूरे प्रोजेक्ट को, इस पूरे $1.3 ट्रिलियन जो मांग रहे हो, अगर इवन आपको $1 ट्रिलियन मिल भी जाते हैं, तो आपको उस पूरे पैसे से टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, कोल का एमिशन कम करना, इन सभी पर ध्यान देना होगा, जिससे जो इफेक्ट दिख रहे हैं आपको, इफेक्ट कौन से इफेक्ट? साइक्लोन, फ्लड। अब आपने देखा होगा स्पेन में फ्लड आई, फ्लैश फ्लड, लेकिन स्पेन में ऐसा कोई कारण है ही नहीं कि वहां फ्लड और फ्लैश फ्लड वाली चीजें दिखें। इसका मतलब क्यों? क्योंकि क्लाइमेट चेंज। अगर आप मिल्टन, एक साइक्लोन आया था फ्लोरिडा के रीजन में, यूएस में, क्यों भाई? क्योंकि उसकी जो इंटेंसिटी है साइक्लोन की वो बढ़ चुकी है। अब आपने एक चीज पढ़ी होगी कि बे ऑफ बंगाल में ज्यादा साइक्लोन आ रहे हैं, इसका रीजन भी क्लाइमेट चेंज है। जब आप जो एवरेज टेम्परेचर ऑफ सी पढ़ोगे तो वहां भी इंक्रीज हुआ है, लगभग 2 डिग्री से इंक्रीज हो गया, एवरेज है। उसकी वजह से जो अगर 0.5 मीटर अगर इतना भी सी लेवल इंक्रीज हो जाएगा, तो वर्ल्ड की जो मोस्ट इकोनॉमिक कंट्रीज हैं, जैसे मुंबई है, इंडोनेशिया की जकार्ता है, ये जो बड़ी बड़ी सिटीज हैं वर्ल्ड की, ये सारी पानी के नीचे चली जाएगी। जैसे अगर आपको पता होगा, कुछ लोग कहते हैं कि द्वारका उसके नीचे चली गई, पानी के नीचे चली गई। यही है, अगर क्लाइमेट चेंज हुआ तो मोस्टली जो सिटीज हैं वो नीचे चली जाएंगी। प्रैक्टिकल काम कीजिए, जब तक इस पर पूरे प्रोजेक्ट पर प्रैक्टिकल काम नहीं होगा। प्रैक्टिकल काम का मतलब ये है, आपको अच्छे से नेगोशिएशन कीजिए और उसको, उस पूरे प्रोसेस को इंप्लीमेंटेशन पर लेकर आइए। अदरवाइज आपको जो ड्रास्टिक चेंज आपको क्लाइमेट चेंज की वजह से दिख रहे हैं वो दिखेंगे। ये जो पूरा आर्टिकल था COP29 को, ये हमने डिस्कस किया। जैसे ही इसमें नई अपडेट आएगी मैं आपके सामने फिर लेके आऊंगा आर्डोर एडुटेन के यूट्यूब चैनल पर। थैंक्स टू ऑल एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आर्डोर। धन्यवाद।